हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ चल रही थी हिंदी एमसीक्यूज़ वाली। आज उसका हम 5वां पार्ट देखने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर भी हिंदी के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपके हिंदी में 20 में से कितने नंबर यहाँ पर बने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। देखिए, अगर आपको प्रश्न बन जाए कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था तो सही जवाब है पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि ने सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का उल्लेख किया था। लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसे बन जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको बोला जाता है तो आपको याद रखना है अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला जाता है स्वयंभू को। ठीक है, और अगर पूछा जाए अपभ्रंश भाषा का या अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसको बोला जाता है तो प्रथम महाकवि भी स्वयंभू को बोला जाता है। ठीक है, एक और प्रश्न काफ़ी बनता है एग्जाम में कि अपभ्रंश को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। यानी कि प्रश्न आपको डायरेक्टली बन जाएगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को क्या कहकर संबोधित किया है या क्या कहा है अपभ्रंश के लिए। तो उन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से बोला है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछे या रामचंद्र शुक्ल बोले, इन दोनों ने ही जो अपभ्रंश है इसको पुरानी हिंदी कहा है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था और बाद में आके द्विवेदी जी और जो शुक्ल हैं उन्होंने भी कहा था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो हिंदी का स्वर्ण काल बोला जाता है जो भक्ति काल था उसको। अगर भक्ति काल की अवधि की बात करें तो 1350 से लेकर 1650 के बीच का ये काल माना जाता है। सारे जो महत्वपूर्ण जो कवि थे, जो रचनाकार थे, चाहे वो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, सब इसी पीरियड में आए थे। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है अब यहाँ से। देखिए, हिंदी का स्वर्णकाल भक्ति काल को किसने कहा था। अगर ये प्रश्न बन जाए तो आपको ध्यान रखना है गियर्सन ने। ठीक है, तो गियर्सन ने हिंदी का स्वर्णकाल भक्ति काल को कहा था। गियर्सन से आपको एक और प्रश्न याद होगा कि हमने पहली वीडियो में बात करी थी कि हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था, वो भी गियर्सन ने कहा था। ठीक है, अब भक्ति से ही या एक और चीज़ आपको याद रखनी है भक्ति आंदोलन के बारे में। आपको प्रश्न बन सकता है भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में कहाँ हुई थी तो ये होती है दक्षिण भारत में। ठीक है, भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू होता है, दक्षिण भारत से। तो प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है तो वो जाता है संत रामानंद को। ठीक है, तो रामानंद को श्रेय जाता है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का। ठीक है, रामानंद के ही टाइम पे क्या हुआ था, जो उस समय दो काव्य धाराओं में बट गया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन के दौरान क्या हुआ, काव्य धाराएं दो प्रकार की बन गई थी, दो प्रकार की, सगुण काव्य धारा, ठीक है, और निर्गुण काव्य धारा। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है निर्गुण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और एक ही है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो एक ही है इसके अंदर, बाकी जितने भी अन्य सभी सगुण में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी और इनकी रचनाओं या इनसे संबंधित प्रश्न काफ़ी पेपर में बनते हैं। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, ये तो आपको ध्यान में रखनी है। आखिरी कलाम भी इन्हीं की रचना है और अखरावट भी इन्हीं की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तीनों रचनाएं इनकी हैं। इनकी चित्रावली नहीं है, इनकी जो चित्र से संबंधित है वो है चित्रलेखा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चित्रावली किसी उस्मान करके कोई रचनाकार है, उनकी रचना है। ठीक है, जायसी की है चित्रलेखा। इसके अलावा इन्होंने मसला करके भी एक इनकी रचना है, वो भी लिखी है। कहरनामा, तो ये भी किसकी रचना है, जायसी की रचना है कहरनामा। कहरनामा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको प्रश्न बनता है कि जायसी ने अपनी किस रचना में कयामत का वर्णन किया है। जायसी ने इसी में कहरनामा में कयामत का वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़ आता है पेपर में, पूछा जाता है कि जायसी का सबसे प्रसिद्ध रचना, ये सबसे जो उत्कृष्ट रचना है वो कौन सी है। वो मैंने आपको बताई कौन सी है, पद्मावत। अगर आपको पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का काव्य है, ये प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, तो यह एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। ठीक है फ्रेंड, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं हिंदी जी के वन लाइनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको सारी बातें यहाँ पर अच्छे से जानने को मिलेंगा। एक और चीज़, अगर आपको प्रश्न बने कि जायसी ने पद्मावत को किस भाषा में लिखा तो ये उन्होंने अवधी भाषा में लिखा था। ठीक है,
जायसी ने अपनी रचनाओं में मात्र एक ही भाषा का प्रयोग किया है, वो है अवधी। यानी कि इनकी ज़्यादातर जो सभी रचनाएं हैं वो किस में है, अवधी भाषा में है। ठीक है, एक और चीज़ पेपर में पूछी गई थी एक बार कि जायसी को जायसी क्यों बोला जाता है, तो ये जायस नाम के स्थान में रहते थे इसीलिए। ठीक है, यानी कि प्लेस जो वहाँ से संबंधित है इसीलिए, कई इनके अलग अलग रीज़न वहाँ पर दिए गए थे ऑप्शन में। ठीक है, शायद किसी टीजीटी या पीजीटी के किसी एग्जाम में ये आया था। तो जायस के निवासी थे इसलिए इनको जायसी बोला जाता था। इनकी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी हैं। चित्रलेखा है, चित्रावली उस्मान की है, चित्रलेखा, मसला, कहरनामा और पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है, ये सारी आपको याद रखनी है। अगला है हिंदी का प्रहरी उपनाम किसे जाना जाता है, तो हिंदी का प्रहरी उपनाम से इनमें से किसे जाना जाता है, तो सही जवाब है पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी बोला जाता है और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, अगर आपको डायरेक्टली बन जाए कि ये कथन किसने कहा था कि मैं हिंदी का हूँ और हिंदी मेरी है, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा था और इन्हीं को हिंदी का प्रहरी भी बोला जाता है। अगला है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, तो इनमें से अल्पप्राण का आपने चयन करना है। देखिए अल्पप्राण वे होते हैं जिनको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जिनके बोलने में मुंह से कम हवा निकलती है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये कैसे वर्ण होते हैं, ये अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, आपको इनमें से बस पहचानना था कि पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा है। अगर आप देखें तो सीधा आपको का दिख रहा है और आपको पता है का सबसे पहला वाला वर्ण है, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बाकी देखेंगे तो ये दोनों दूसरा और चौथे हैं, ये भी दूसरा चौथा है, ये भी दूसरा चौथा है, लेकिन यही वाला है जो पहला और तीसरा वर्ण है। 5 वर्ण होते हैं ना, का वर्ग, टा वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, आप वहाँ से इसको आपको करना था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से जो शुद्ध है वो बताना है आपने। सही जवाब है ऑप्शन ए ज्येष्ठ। ठीक है, तो ज्येष्ठ को कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है, अन्य तरीके कैसे हैं, गलत हैं। अगला है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कई बार भेद भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न ज़्यादा बन जाते हैं। संधि के कुल मिला के होते हैं 5 भेद। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम बात कर रहे हैं केवल स्वर संधि की, और हमारे सिलेबस में जो उत्तराखंड का सिलेबस है UKSSC के द्वारा दिया गया, उसमें केवल स्वर संधि ही एग्जाम में या सिलेबस में उसको बताया गया है। व्यंजन संधि का उल्लेख वहाँ पर नहीं किया गया है। आपको ध्यान रखना है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, अगला है अमावट में प्रत्यय कौन सा है, तो अमावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सही जवाब है आवट। ठीक है, आवट जैसे इसी से अगर हम और शब्द बनाएं तो लिखावट है, बनावट, सजावट, रुकावट। ठीक है, ये सभी किसके बने हुए हैं, आवट प्रत्यय से। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वही शब्द होता है जो किसी भी शब्द के आखिर में लगकर एक अर्थपूर्ण अर्थ उसका बदल देता है या उसका अर्थ बदल देता है, उसी को प्रत्यय बोला जाता है। जो शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग बोला जाता है, जो शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, आवट यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक है, आपको एक ही जब ऐसे प्रश्न आता है, आपको इनमें से जो अलग अलग शब्द हैं उनको बना के देखिए, किससे ज़्यादा शब्द बनते हैं फिर वो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अलमारी किस भाषा का शब्द है। देखिए ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं, आपको एक शब्द दे देकर बोलेगा ये इनमें से किस भाषा का शब्द है। अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पेपर में पूछा गया है। अलमारी हो गया। आलपिन, आलपिन भी किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगर पूछा जाए स्त्री या फिर मिस्त्री, तो स्त्री और मिस्त्री दोनों कहाँ के हैं, दोनों पुर्तगाल के हैं। ठीक है, पुर्तगाली शब्द हैं। कमीज पूछी जाए या कमरा, दोनों पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, काजू पूछा जाए या फिर गमला पूछा जाए, ये दोनों भी पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, तौलिया, तौलिया या फिर बाल्टी, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों के दोनों पुर्तगाली हैं। ठीक है, चाबी ये भी पुर्तगाली शब्द है। कर्नल, कर्नल पादरी, तो कर्नल पादरी दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों के दोनों पुर्तगाली शब्द हैं। पादरी तो पेपर में पूछा भी जा चुका है। ये सभी प्रश्न, ये सभी जो शब्द हैं कैसे शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इनमें से 3 शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, और जो ये वाला शब्द है पानी, पानी कैसा है, पानी स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि पानी ये पीने के लिए अच्छा है, ये अच्छा पानी पीता है ना। तो ऐसे प्रश्न है, तो आपको या तो आप इनके साथ कोई विशेषण लगा के करिए या फिर इनको आप सेंटेंस बना के कीजिए, तो ऐसे प्रश्न ऐसे में ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पानी किस प्रकार का शब्द है, पानी स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी क्या है, रीति भी स्त्रीलिंग है। महती क्या है, तो जो महान है, महान पुल्लिंग होता है ना, तो पुल्लिंग जो महान है इसी का जो स्त्रीलिंग है वो महती होता है। ठीक है, तो महान शब्द का स्त्रीलिंग होता है महती। ऐसे ही जो विद्वान शब्द होता है, विद्वान, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वही होता है विदुषी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। महती किसका स्त्रीलिंग है, महान का, और विदुषी, विदुषी जो है ये विद्वान का स्त्रीलिंग है।
अगला है अविकारी शब्द होता है। तो इनमें से अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो अविकारी शब्द होता है अव्यय। ठीक है, वे शब्द जिनमें किसी भी लिंग, वचन, कारक या पुरुष के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है उनको अविकारी शब्द कहते हैं, वो होते हैं अव्यय। ठीक है, अगला है जिसका कोई निश्चित घर ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, एक शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अनिकेत। ठीक है, तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, अनिकेत। अगर अनाथ का पूछा जाए तो जिसका कोई नाथ ना हो, यानी कि जिसका कोई स्वामी ना हो, उसको बोला जाता है अनाथ। ऐसे ही अनाहुत, जिसको बुलाया ना गया हो और वो खुद आ गया, यानी कि बिना बुलाए आया हुआ, उसी को बोला जाता है अनाहुत। ठीक है, और अंकेचन की बात करें तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको बोला जाता है अंकेचन। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? तो अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉमे का साइन। ठीक है, तो जो कॉमा का साइन होता है इसी को अल्प विराम बोला जाता है। अगर पूछा जाता अर्ध विराम कौन सा है, तो ये वाला जो ऑप्शन बी है ये अर्ध विराम होता है। फुल स्टॉप आपको पता है पूर्ण विराम है, और ये भी ये हमारा क्या है, पूर्ण विराम है। ठीक है, इसको सीधा कर देना, ये सीधा वाला शब्द था। ठीक है, थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैंगन यानी कि आपको पता है कि बोलते हैं ना किसी भी इंसान के लिए कि ये तो थाली का बैंगन है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, यानी कि कोई भी सिद्धांतहीन व्यक्ति, उसी को बोला जाता है थाली का बैंगन। ठीक है, थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? किसी जो सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है उसी के लिए ये यूज़ किया जाता है। अगला है प्रसिद्ध रचना चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनकी रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, इनके अगर हम जन्म की बात करें, इनका जन्म होता है 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, इनका काव्य संग्रह है कौन कौन से? एक तो यही है चांद का मुंह टेढ़ा, दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, अन्य इनकी जो रचनाएं हैं, अन्य कौन कौन सी रचनाएं हैं? देखिए, नई कविता का आत्मसंघर्ष भी इन्हीं की रचना है, नई कविता का आत्मसंघर्ष। आखिर रचना क्यों, ये भी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। ठीक है, काठ का सपना हो गया, एक इनका उपन्यास भी है, तो उपन्यास भी पेपर में बन सकता है। उपन्यास का नाम है विपात्र। आपको प्रश्न बनता है कि विपात्र किसका उपन्यास है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध का उपन्यास है। ठीक है, एक और चीज़ इनके बारे में पूछी जाती है, इनका बचपन का नाम। तो मुक्तिबोध के बचपन का नाम था, इनको बाबू साहब भी बोला जाता था और इनको मुंशी के नाम से भी इनको बोला जाता था। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात करें तो 1964 में मध्य प्रदेश के हबीबगंज में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, वह घर से बाहर आया वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, कारक हमने पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संपद और जो अधिकरण, संबोधन, ऐसे वाले होते हैं। ठीक है, तो वह घर से बाहर गया, तो यहाँ पर विच्छेद यानी कि अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यानी कि इसके अंदर कारक है अपदान कारक है। ठीक है, जहाँ पर कोई क्रिया करने वाला होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। जो क्रिया पूरे जिसका प्रभाव पड़ता है कि क्या ये काम यहाँ पर हुआ है, तो जो काम वहाँ पर हुआ होता है उसको हम कर्म कहते हैं, और जिस उपकरण के माध्यम से हम करते हैं उसको हम करण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अलगाव हो रहा है, अलग हो रही है कोई चीज़, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो वहाँ पर भी विच्छेदन का भाव आ रहा है, तो वहाँ पर अपदान कारक होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए, इनमें से 3 शब्द तत्सम है, एक शब्द तद्भव है। तत्सम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वे शब्द जो संस्कृत से एज इट इज यहाँ पर आ गए हैं। तद्भव वो होते हैं जो उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। काल क्या है? एक प्रकार का तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाथ की बात करें, हाथ तद्भव है, इसका तत्सम होता है हस्त। ठीक है, काम की बात करें तो ये भी क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, और काज की बात करें तो ये भी तद्भव है। इनके अगर हम तत्सम की बात करें, इनका तत्सम होता है कार्य। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न पेपर में बन चुका है, काज, कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन में काज था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, वीणा हो गया, वाणी हो गया, वीणा पाणी या शारदा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा कमला। कमला किसका पर्यायवाची होता है? लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है कमला। ठीक है, लक्ष्मी हो गया, रमा हो गया, पद्मा हो गया, इंदिरा हो गया। ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमला के। सरस्वती के हैं वाणी, वीणा पाणी और शारदा। अगला है, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो हमें बताता है कि हाँ, जो यहाँ पे हमें डेफिनेट पता चल रहा है, तो जो डेफिनेट वाला हमें पता रहा है, डेफिनेट प्रोनाउन,
निश्चयवाचक सर्वनाम वो बता रहा है यह। क्या, तो कौन सा हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया ना, कुछ हो गया तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन क्या है, ये भी अनिश्चय, ये भी क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ है, जो हमें क्लियरली बता रहा है, संकेत करके बता रहा है, वो कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर कौन सा है, यह। अंतिम प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन से रचनाकार उत्तराखंड के हैं। तो इनमें से आपने बताना है कौन से जो रचनाकार है उनका संबंध या उनका जन्म जो है वो उत्तराखंड में हुआ था। तो सही जवाब है शेखर जोशी। ठीक है, तो केवल शेखर जोशी हैं, बाकी सभी नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में उपयुक्त सभी भी हैं। काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे यहाँ पे उपयुक्त सभी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। उमाशंकर जोशी की बात करें तो ये गुजरात के हैं। मन्नू भंडारी ये MP की हैं। ठीक है, शेखर जोशी की बात करें तो इनका जन्म अल्मोड़ा में होता है 1932 में। ठीक है, औलिया गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। अगर इनकी कुछ रचनाएं की बात करें, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी रचनाएं पेपर में पूछी जा रही हैं, तो इनकी रचनाएं हैं, एक है कोसी का घटवार। ठीक है, तो कोसी के घटवार किसकी रचना है, ये शेखर जोशी की है। और जो अभी हाल ही में पूछी गई थी दाजू, तो दाजू भी इन्हीं की रचना है और इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नौरंगी बीमार है, बच्चे का सपना, ये भी इन्हीं की रचना है। मेरा पहाड़, ठीक है, मेंटल, साथ के लोग, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, शेखर जोशी की रचनाएं हैं। 1932 अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो समझ में आया होगा। अच्छी बातें आपको यहाँ पर मैंने बताई, जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस करे। ठीक है, शुरुआत से लेके आखिरी प्रश्न तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से यहाँ पर कितने मार्क्स बने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।